हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मान्या कोचिंग। आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 1 का पार्ट 2। इस लेक्चर में हम ग्रीन हाइलाइटेड पॉइंट्स को कवर करेंगे। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 में मीनिंग समझाया था मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसमें कि मैंने ओरिजिन बताया था, मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे ओरिजिन हुआ, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड द सर्कुलर फ्लो इन 3 and 4 सेक्टोरल इकोनॉमिक्स को जाना था। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं समझा है तो मैं आपको आई बटन में शो कर दूंगी, वहां से जाकर आप पार्ट 1 समझ लीजिएगा। आइए आज हम पार्ट 2 में ये टॉपिक्स को कवर करते हैं। रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी क्या होता है ये समझेंगे, जीडीपी से हम मेजरमेंट कैसे करते हैं और ये भी जानेंगे। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी क्या होता है। नॉमिनल जीडीपी होता है एक ऐसी टोटल वैल्यूज, वो सभी गुड्स एंड सर्विसेज की, उन सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि एक कंट्री के अंदर एक साल में प्रोड्यूस की जा रही है, और इसको हम मेजर करते हैं करंट मार्केट प्राइसेस के यूज से। आपको जीडीपी का मतलब ये समझना है कि एक ऐसी टोटल वैल्यू उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि प्रोड्यूस की जा रही है कंट्री में एक साल में, और उसको हम मेजरमेंट अगर करते हैं करंट मार्केट प्राइस के इस्तेमाल से तो उसे हम कह देते हैं नॉमिनल जीडीपी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि इसको करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग हम मेजर करते हैं। तो करंट ईयर की क्वांटिटी को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे करंट ईयर के प्राइस से तो विल गेट नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी के फीचर्स क्या होते हैं। फर्स्ट इज यूजेस करंट ईयर प्राइजेस, जैसे कि आपने फॉर्मूले में देखा ये करंट ईयर के प्राइजेस को यूज करता है। सेकंड होता है कि अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। तो इसमें क्या होता है, हम करंट ईयर की मार्केट प्राइस लेते हैं, तो अगर करंट ईयर के मार्केट प्राइस में इन्फ्लेशन हो रहा होगा, डिफ्लेशन हो रहा होगा, तो इससे क्या होता है हमारे नॉमिनल जीडीपी को अफेक्ट होता है। थर्ड इज डज नॉट शो द एक्चुअल इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अगर हमारे प्रोडक्शन में एक्चुअल इंक्रीज आ रहा है तो वो उसको शो नहीं करता है नॉमिनल जीडीपी। सेकंड वी हैव रियल जीडीपी। हमने नॉमिनल जीडीपी समझा। रियल जीडीपी में क्या होता है, ये भी जीडीपी एक ऐसी टोटल वैल्यू होती है उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि एक कंट्री के अंदर एक टाइम पीरियड एक ईयर में प्रोड्यूस की जा रही है। इसको हम मेजर करते हैं एट कांस्टेंट प्राइस। हमने जैसे नॉमिनल जीडीपी में देखा था वो करंट ईयर के प्राइजेस के अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है, इसलिए उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। बट रियल जीडीपी में हम कांस्टेंट प्राइस लेते हैं जिसे हम बेस ईयर भी कह देते हैं। आइए हम जानते हैं रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है। रियल जीडीपी का फॉर्मूला होता है करंट ईयर क्वांटिटी इनटू में बेस ईयर प्राइस। यहाँ पे क्वांटिटी नहीं आएगा, हम यहाँ पे प्राइस लिखेंगे। क्वांटिटी इनटू प्राइस होएगा, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, लास्ट टाइम क्या हुआ था नॉमिनल जीडीपी में हम करंट ईयर की क्वांटिटी ही लेते हैं, बट प्राइस जो होता है वो करंट ईयर का होता है। वेयर एज रियल जीडीपी में करंट ईयर क्वांटिटी तो आएगी बट हम बेस ईयर का प्राइस लेंगे। इसी वजह से क्या होता है, हम बेस ईयर के अकॉर्डिंग मेजरमेंट कर रहे हैं, इसी वजह से हम इसे रियल जीडीपी कह देते हैं। नाउ फीचर्स क्या होते हैं रियल जीडीपी के। यहाँ पे हम बेस ईयर प्राइजेस का यूज कर रहे हैं, तो इसका मेन फीचर ये हो जाएगा नॉट अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इसमें जो है अगर मार्केट के अंदर कोई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन आ रही है तो उसे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा रियल जीडीपी को मेजर करने के टाइम पे। थर्ड इज शोज द एक्चुअल ग्रोथ इन प्रोडक्शन एंड द इकोनॉमी। ये एक एक्चुअल ग्रोथ दिखाता है जब भी प्रोडक्शन के टाइम पे हो रहा होता है या इकोनॉमी में कोई भी ग्रोथ हो रही होती है। हमने देखा था नॉमिनल जीडीपी में एक्चुअल ग्रोथ नहीं दिखती है, वो शो नहीं करता नॉमिनल जीडीपी। तो रियल जीडीपी जो है यहाँ पे शो करता है हमें एक्चुअल ग्रोथ इकोनॉमी के अंदर अगर हो रही है और प्रोडक्शन के टाइम अगर हो रही है तो। Now let's take an example. Suppose a country produces 100 mobiles. अब हम सपोज कर लेते हैं कंट्री में 100 मोबाइल्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। 2024 में उसका प्राइस 10,000 था उन 100 मोबाइल्स का, और 2025 में जो प्राइस था वो 12,000 था। अगर हमें नॉमिनल जीडीपी के बेसिस पे कैलकुलेशन करनी हो तो हम कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, करंट ईयर क्वांटिटी लेंगे। तो करंट ईयर की क्वांटिटी दोनों टाइम पे 100 मोबाइल्स ही हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम 100 ले लेंगे। वेयर एज हमें यहाँ पे चाहिए करंट ईयर प्राइस। करंट ईयर प्राइस क्या है यहाँ पे
12,000 है, क्योंकि 2025 चल रहा है तो 12,000 हम ले लेंगे। तो 100 इंटू 12,000 करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 लाख। तो यही हमारा नॉमिनल जीडीपी हो जाएगा। अगर हम रियल जीडीपी निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, जो एक साल, जैसे हम 2025 में है तो उससे पहले वाला जो ईयर है उसका जो प्राइस होगा, जैसे कि यहाँ पे 10,000 है, इससे हम बेस ईयर कह देंगे। हम बेस ईयर को लेते हैं रियल जीडीपी निकालते हुए, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो करंट ईयर क्वांटिटी है वो 100 ही है, वेयर एज जो हमारा बेस ईयर है, जैसे हम 2025 में है तो 2024 का प्राइस 10,000 था, तो हम 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, हमारे पास आ जाएगा 10 लाख। तो 10 लाख जो है हमारा रियल जीडीपी हो जाएगा 2025 में। तो हमने क्या किया, नॉमिनल जीडीपी निकाला 2025 में एंड रियल जीडीपी भी निकाला 2025 में। सो आई होप आपको दोनों टाइप्स के जो रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आइए हम प्राइस इंडेक्स के टॉपिक्स को समझते हैं। प्राइस इंडेक्स एक स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमें दिखाता है कि क्या एवरेज चेंजेस आ रही है गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस में। जैसे जैसे टाइम पीरियड जाता रहता है, उस टाइम पे जो भी चेंजेस आ रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में, उस एवरेज चेंज को ही हम कह देते हैं प्राइस इंडेक्स। अब हम प्राइस इंडेक्स जब निकालते हैं तो इस पे हम बेस ईयर से कंपेयर करके निकालते हैं। सो जो हम इसका फॉर्मूला देखेंगे तो बेस ईयर आप देख सकते हैं इसमें इंक्लूड है। बेस ईयर प्राइस हमारा डिनोमिनेटर में आएगा और न्यूमरेटर में हमारा करंट ईयर प्राइस आएगा। सो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है करंट ईयर प्राइस अपॉन में बेस ईयर प्राइस इनटू 100। प्राइस इंडेक्स का हम एग्जांपल देखते हैं। बेस ईयर प्राइस ऑफ अ बास्केट ऑफ गुड्स इज 100, करंट ईयर प्राइस इज 120। सो हमें गिवन है कि जो बेस ईयर प्राइस है बास्केट का वो 100 है एंड करंट ईयर प्राइस जो है वो 120 है। सो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था, हम ऊपर के लेते हैं करंट ईयर प्राइस विच इज 120 एंड हमारा जो बेस ईयर प्राइस है वो 100 है, हम बेस ईयर को नीचे लेते हैं डिनोमिनेटर में और इनटू कर देते हैं हम 100 से। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 120 आंसर आ जाएगा। दिस मीन्स जो प्राइस है वो बढ़ रहा है 20% से, अगर हम उसे कंपेयर करते हैं बेस ईयर से। सो आई होप आपको प्राइस इंडेक्स का एग्जांपल भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स का क्या यूज है? फर्स्ट इज मेजर्स इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। अगर किसी मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन हो रहा है या डिफ्लेशन हो रहा है तो उसको मेजरमेंट में भी ये हेल्प करता है। सेकंड इज कंपेयर्स प्राइसेस बिटवीन डिफरेंट ईयर्स। अलग अलग ईयर्स के बीच में जो भी कंपेरिजन हमें करना होता है प्राइजेस को लेकर, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। ये मदद करता है गवर्नमेंट्स को इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने में। फोर्थ इज ये मदद करता है प्राइस इंडेक्स रियल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, और जो कि हम नॉमिनल जीडीपी के इस्तेमाल से करते हैं। नॉमिनल जीडीपी के इस्तेमाल से मींस हम बेस ईयर लेते हैं, बेस ईयर जो होता है वो नॉमिनल जीडीपी में आता है, तो हम नॉमिनल जीडीपी का इस्तेमाल से जब हम रियल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो ये जो हेल्प हो रही है ये प्राइस इंडेक्स की वजह से ही होती है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ प्राइस इंडेक्स। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्राइस इंडेक्स। आपने प्राइस इंडेक्स समझा कि वो एक स्टैटिस्टिकल मेजर होता है जो कि एवरेज चेंज दिखाता है गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस में ड्यूरिंग अ ईयर और ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड। सो आइए जानते हैं कि कितने टाइप्स के हमारे पास प्राइस इंडेक्स होते हैं। सो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्राइस इंडेक्स। First is CPI. CPI means Consumer Price Index. Second is WPI and third is PPI. So आइए आज हम एक एक करके इसको समझते हैं क्या होते हैं ये। First is Consumer Price Index, CPI. Measures the average change in the prices of goods and services purchased by consumers. जब भी कोई consumers purchase करता है goods and services को तो उनकी prices में जो average change आता है उसको measurement के लिए ही हम Consumer Price Index का use करते हैं। इसके uses क्या क्या है CPI का? इन्फ्लेशन को मेजर करता है कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंज्यूमर को जो मतलब चेंजेस दिखते हैं किसी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस में, तो अगर वो बढ़ रहे हैं तो इन्फ्लेशन आ रहा है, तो
उसको मेजर करने में भी ये हेल्प करता है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सेकंड इज CPI हेल्प करता है रिवाइजिंग सैलरीज, पेंशंस एंड वेजेस, मतलब उनको बढ़ाने में भी हेल्प करता है, उनको राइज करने में हेल्प करता है। अगर इन्फ्लेशन आ रहा है और लोगों की जो कंज्यूमर्स की पेंशंस है, वेजेस, सैलरीज है, अगर वही रहेंगी तो कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम आती है, तो उसको इंक्रीज करने में भी ये हेल्प करता है। So let's take an example of CPI, Consumer Price Index, prices of food, clothing, transport and health care. So इनके जो prices है ये examples हो जाएंगे Consumer Price Index के। So our second type is Wholesale Price Index, which is also known as WPI. WPI measure करता है वो average change जो कि goods को खरीदने या sold करने के टाइम पे हो रही है, अगर हम बल्क में उसे करते हैं। सो बल्क में जो चेंजेस आ रहे हैं गुड्स को लेकर, सो उसको मेजरमेंट को ही हम होलसेल प्राइस इंडेक्स कह देते हैं। सो इसके यूजेस क्या होते हैं, ये मेजर करता है इन्फ्लेशन को एट दी होलसेल लेवल, क्योंकि यहाँ पे होलसेल लेवल पे हम देख रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो होलसेल लेवल पे जो भी इन्फ्लेशन आ रहा है उसको मेजरमेंट में ही मदद करता है हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स। सेकेंड, हेल्प्स द गवर्नमेंट मॉनिटर प्राइस ट्रेंड्स, गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है ये मॉनिटर करने में कि प्राइस के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, प्राइस इन्फ्लेशन में जा रहे हैं या डिफ्लेशन में जा रहे हैं। सो आर एग्जांपल ऑफ WPI इज प्राइसेस ऑफ स्टील, प्राइसेस ऑफ व्हीट, प्राइसेस ऑफ सीमेंट एंड प्राइसेस ऑफ कोल। इनके प्राइसेस को मेजरमेंट करना एक बल्क लेवल पे हम करते हैं, तो उसी को हम कह देंगे, ये एग्जांपल हो जाएगा हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स का। सो आर थर्ड टाइप एंड द लास्ट टाइप ऑफ प्राइस इंडेक्स इज PPI। ये मेजर करता है वो एवरेज चेंज जब प्रोड्यूसर जो है रिसीव करता है प्राइजेस जो कि उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज दिए हैं प्रोड्यूसर्स ने, तो उनके अकॉर्डिंग जब चेंजेस आते हैं प्राइजेस में, उसको मेजरमेंट करना हमारा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का पार्ट होता है। इसके यूजेस क्या होते हैं, सो ये शो करता है कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के कॉस्ट के, ये शो करता है। सेकंड, ये हेल्प करता है बिजनेस में कि हम किसी भी गुड का प्राइस क्या रखें, प्राइस के डिसीजन में भी ये हेल्प करता है। सो अब आपने पढ़ा कि WPI, CPI एंड PPI के बारे में। अब इनके अंदर डिफरेंसेस क्या होते हैं, सो यहाँ पे मैंने टाइप्स लिख दी हैं, CPI, WPI, PPI, और इनका जो मेजरमेंट करते हैं हम किस बेसिस पे करते हैं और इनके बायर कौन से होते हैं, सो इस बेसिस पे हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। सो फर्स्ट वी हैव CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सो इनको जो हम मेजर करते हैं वो हम कंज्यूमर के गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस के बेसिस पे करते हैं। इनके जो बायर होते हैं वो कंज्यूमर्स होते हैं, जैसे नाम से हमें पता चल रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सेकेंड वी हैव WPI। WPI मीन्स होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये जो गुड्स होते हैं इनके वो बेचे जाते हैं, सोल्ड किए जाते हैं बल्क में, और इनके जो बायर होते हैं वो होलसेलर्स होते हैं, जैसे कि आपको नेम से पता चल रहा है होलसेल प्राइस इंडेक्स। थर्ड वी हैव PPI। PPI मीन्स प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। इसके जो मेजरमेंट करते हैं हम प्राइजेस के, वो हम प्रोड्यूसर्स के बेसिस पे करते हैं। जब गुड्स बेचे जाते हैं प्रोड्यूसर्स के थ्रू, उसके बेसिस पे हम मेजर करते हैं प्राइजेस को, और इनके जो बायर होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन CPI, WPI एंड PPI। सो आर द नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझिएगा। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, जिसे हम GDP भी कहते हैं। सो GDP इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मीनिंग होता है जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मीनिंग होता है वो सभी टोटल वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि प्रोड्यूस की जा रही है एक कंट्री के अंदर, एक ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो उसे ही हम कह देते हैं GDP। सो GDP को मेजर कैसे किया जाता है, GDP को हम 3 मेथड से मेजर करते हैं। फर्स्ट इज production method, which is also known as value added method. Second is income method and third is expenditure method. So आइए हम एक एक करके इनको समझते हैं। So first जो है production method, जिसे हम value added method भी कहते हैं। So GDP is calculated by adding the value added at each stage of production in all sectors of the economy.
सेक्टर जो भी इकोनॉमी के अंदर है, उसके अंदर जो हर एक स्टेज पे जो प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी गुड्स का, तो उसको हम ऐड करते चले जाते हैं साइड बाय साइड। सो उस कैलकुलेशन को ही हम कह देते हैं वैल्यू एडेड मेथड, जिसके अंदर हम वैल्यू ऐड करते जाते हैं हर एक स्टेज पे जब भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। और ये सभी सेक्टर के अंदर होता है, इकोनॉमी के अंदर जितने भी सेक्टर्स अवेलेबल हैं। फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। एग्जाम्पल देखते हैं वैल्यू एडेड मेथड के। अ फार्मर सेल्स व्हीट टू अ मिल एंड द मिल मेक्स फ्लोर, ओनली द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज इज काउंटेड। तो जब भी फार्मर सेल कर रहा है अपने व्हीट को, तो वो फ्लोर बना रहा है। फ्लोर बनाने के साथ साथ जो भी वैल्यू ऐड हो रही है हम हर एक स्टेज में उसके अंदर ऐड करते जाएंगे, तो उसी को हम कह देंगे वैल्यू एडेड मेथड। उसके थ्रू क्या मिलेगा? हमें एक फाइनल प्राइस मिलेगा जो कि हमने वैल्यू ऐड कर करके बनाया था। सो सेकेंड मेथड इज इनकम मेथड। Income method means GDP is calculated by adding all income earned by the factors of production. So income method का मीनिंग होता है जब हम कैलकुलेशन के टाइम हम वो सभी वैल्यू या सभी इनकम को ऐड करते हैं जो कि कमाया जाता है बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसे ही हम इनकम मेथड कहते हैं। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? जैसे कि हम लैंड देते हैं किसी को, तो हम रेंट लेते हैं, रेंट अर्न करते हैं। लेबर किसी को दे रहे हैं तो वेजेस एंड सैलरीज मिलती है हमें। कैपिटल देते हैं तो हमें इंटरेस्ट अर्न होता है। एंटरप्रेन्योर देते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है। तो इसको ऐड करके हमारे पास जब जीडीपी आता है तो इसे ही हम कह देते हैं इनकम मेथड, जो कि हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से अर्न किया है। सो इसका एग्जांपल देखते हैं। द इनकम अर्न बाय वर्कर्स, लैंड ओनर्स, लैंडर्स एंड एंटरप्रेन्योर इज एडेड टुगेदर, उसे ही हम कह देंगे इनकम मेथड से हमने कैलकुलेशन की है जीडीपी की। नाउ थर्ड एंड द लास्ट टाइप ऑफ मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड मीन्स जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल स्पेंडिंग ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हम जो भी स्पेंडिंग करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के टाइम पे, सो उसको ऐड करके जो हमारे पास जीडीपी निकलता है उसे ही हम एक्सपेंडिचर मेथड कह देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C + I + G + X - M। अब यहाँ पे C जो है हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, I जो है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, G मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X एंड M मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिसे हम फॉरेन एक्सपेंडिचर भी कहते हैं या फॉरेन सेक्टर भी कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो मान्या कोचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपका सपोर्ट ही मेरी मोटिवेशन है। सो आइए हम आज का न्यू टॉपिक जो है, जो हमें पार्ट 3 में करना था, उसे हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग फॉर एन ओपन इकोनॉमी। नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या होता है ओपन इकोनॉमी के लिए? सो नेशनल इनकम अकाउंटिंग फॉर एन ओपन इकोनॉमी इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग अ कंट्रीज टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शंस with the rest of the world such as export, import and net foreign income. So national income accounting open economy के लिए एक ऐसा प्रोसेस है जिसपे कि हम कंट्री के टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर जितना भी खर्चा हो रहा है उसको इंक्लूड करता है ये ट्रांजेक्शन्स, जो कि हम कोई भी अगर हम कोई स्पेंडिंग कर रहे हैं, इनकम अर्न कर रहे हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के थ्रू, सो उसको भी इंक्लूड करता है हमारा नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इसी वजह से इसे हम ओपन इकोनॉमी भी कह देते हैं। सो जैसे हमारे पास जीडीपी हम निकालते हैं C + I + G + X - M। सो जो हमारा ये X - M है ये हमारा फॉरेन इनकम या फॉरेन सेक्टर का पार्ट है। तो जैसे ही हमने फॉरेन सेक्टर का पार्ट इंक्लूड करते हैं तो हमारा वो ओपन इकोनॉमी बन जाता है। अगर हमारा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट ही रहता तो हमारा वो क्लोज्ड इकोनॉमी का पार्ट होता। बट यहाँ पे क्या है, हमारा X - M विच इज़ एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट भी एड ऑन हो गया है। इसी वजह से हमारा जो जीडीपी है और जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है ये इसे हम ओपन इकोनॉमी कह देते हैं बिकॉज ऑफ फॉरेन सेक्टर। सो हमने समझा कि जीडीपी में C + I + G + X - M करते हैं। अगर आपको नहीं पता क्या है, C मीन्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I मीन्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X - M मीन्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। सो एक ओपन इकोनॉमी के अंदर जो कंट्री है वो ट्रेड करती है अदर कंट्रीज़ के साथ भी। सो एक्सपोर्ट आता है। एक्सपोर्ट मीन्स जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को बेचते हैं, सोल्ड आउट करते हैं किसी अदर कंट्रीज़ के साथ, तो उसे हम कह देते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट से क्या होता है, हमारी जीडीपी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है क्योंकि हम बाहर की कंट्री में बेच रहे हैं। तो हमारे इंडिया के अंदर, जैसे हम सपोज कर लेते हैं एग्जाम्पल, तो इंडिया के अंदर हमारे को
इनकम आ रही है, हम अर्न कर रहे हैं, इसी वजह से हमारी जीडीपी जो है बढ़ जाती है। वेयर एज इम्पोर्ट जो होता है, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं दूसरी कंट्री से, तो हमारे पास पैसा जाता है, बाहर जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारे इम्पोर्ट की वजह से जो है जीडीपी की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हम डोमेस्टिकली कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं और हमें अर्न नहीं कर पा रहे कुछ भी, हम उल्टा पैसा दे रहे हैं बाहर की कंट्री को। थर्ड इज नेट एक्सपोर्ट मीन्स होता है जब हम एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट को माइनस कर देते हैं। ये डिफरेंसेस होता है बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। सो की पॉइंट्स देखते हैं। ओपन इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, हम इंटरनेशनल ट्रेड को अलाउ करते हैं और जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होने होते हैं हम उसको भी अलाउ कर देते हैं। नेशनल इनकम के अंदर हम कंट्रीब्यूशन जितना भी होता है फॉरेन ट्रेड का, उसको भी इंक्लूड करते हैं। अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से, तो हमारा जीडीपी बढ़ जाता है, क्योंकि एक्सपोर्ट में क्या होता है, हमें इनकम हो रही होती है, हमने देने से ज़्यादा हमने अर्न किया है, इसका मतलब तो हमारा जीडीपी जो है अपनी वैल्यू बढ़ा देती है। वेयरएज अगर हमारा इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है एक्सपोर्ट से, तो हमारा इसका मतलब है कि हम पैसा ज़्यादा दे रहे हैं बाहर की कंट्री को एज़ कम्पेयर टू अर्न करने के, तो जीडीपी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज कर लेते हैं कि हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 500 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 200 करोड़ है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 150 CR है, एक्सपोर्ट जो है 100 CR है और इंपोर्ट जो है 50 CR है। तो जब हम जीडीपी निकालते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, हम C+I+G प्लस में X माइनस M करते हैं। तो हम इन सबको ऐड ऑन कर देंगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देंगे, तो हमारे पास 9000 करोड़ आ गया। तो ये जो है हमारा जीडीपी की वैल्यू हो जाएगी। सो आई होप आपको एग्जाम्पल भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कंक्लूजन में आता है कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग इन एन ओपन इकोनॉमी मेजर्स अ कंट्रीज टोटल आउटपुट by considering domestic spending along with the international trade through export and import, which means जब हम national income accounting open economy के लिए measure करते हैं तो country की जो total output है उसके अंदर हम domestic spendings को तो consider करते ही हैं, उसके साथ साथ हमारा जो भी internationally trade हो रहा है, export हो रहा है, import हो रहा है, उसको भी हम consider करते हैं। So इस consideration की वजह से ही हमारा जो economy है वो open हो जाता है और इसी को हम कह देते हैं national income accounting in an open economy. I hope you all understand this topic. So our next topic is national income identity. नेशनल इनकम आइडेंटिटी क्या होता है? नेशनल इनकम आइडेंटिटी इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन that shows that a country's total output GDP is equal to its total expenditure on final goods and services during a given period. नेशनल इनकम आइडेंटिटी का मीनिंग होता है ये एक अकाउंटिंग इक्वेशन होता है जो कि शो करता है कि कंट्री की जो टोटल आउटपुट हो रही है, जिसे हम जीडीपी भी कहते हैं, वो इक्वल है जितना भी खर्चा हो रहा है, जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है हमारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, तो वो उसके इक्वल है। सो फॉर एन ओपन इकोनॉमी नेशनल इनकम आइडेंटिटी जो होती है वो जीडीपी को इक्वल रखती है कंजम्पशन के, इन्वेस्टमेंट के, गवर्नमेंट के और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट के। तो इसे हम कह देते हैं नेशनल इनकम आइडेंटिटी। आई होप आपको नेशनल इनकम आइडेंटिटी का मीनिंग पता चल गया होगा। सो क्या था नेशनल इनकम आइडेंटिटी? एक ऐसी अकाउंटिंग इक्वेशन जो कि शो करती है जीडीपी को कि वो इक्वल है उन सभी खर्चों के इक्वल, उन सभी टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल जो कि हम गुड्स एंड सर्विसेज पे कर रहे हैं ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल मीनिंग जाने, सो इट मीन्स दैट एवरीथिंग प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इज ईदर कंज्यूम्ड बाय हाउसहोल्ड, इन्वेस्टेड बाय बिजनेसेस, परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट और एक्सपोर्टेड टू ऑल अदर कंट्रीज आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इंपोर्ट्स। सो इसका मतलब है कि जितनी भी चीज़ें हमारी कंट्री की इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस की जा रही है, चाहे वो कंज्यूम्ड किया जा रहा हो हाउस होल्ड के थ्रू, बिजनेस के थ्रू इन्वेस्ट किया जा रहा हो, गवर्नमेंट चाहे वो परचेज कर रही हो और एक्सपोर्ट हो रहा हो अदर कंट्रीज़ के साथ, जब हम इंपोर्ट को माइनस कर देंगे, नेट एक्सपोर्ट निकालेंगे, तो इन सबको ऐड ऑन करके हमारे पास आ जाएगा नेशनल इनकम आइडेंटिटी। So our last topic is importance of national income identity. Importance क्या है national income identity का? फर्स्ट इज मेजर्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। ये इकोनॉमिक की परफॉर्मेंस को मेजर करता है। इट हेल्प्स मेजर्स द टोटल आउटपुट, कितना हो रहा है, टोटल आउटपुट क्या है, टोटल इनकम क्या है कंट्री की, उसको मेजर करने में ये हेल्प करता है। सेकेंड इज हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग। तो गवर्नमेंट यूजेज इट टू फ्रेम फिस्कल पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है नेशनल इनकम आइडेंटिटी से कि वो पॉलिसी बना सके
पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है ये गवर्नमेंट को। थर्ड इज शोज अप कंट्रीब्यूशन एट डिफरेंट सेक्टर। ये डिफरेंट सेक्टर्स में अपना कंट्रीब्यूशन को भी शो करता है नेशनल इनकम आइडेंटिटी। जैसे कि हमारे डिफरेंट सेक्टर्स कौन से थे, कंजम्पशन था, इन्वेस्टमेंट था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था, नेट एक्सपोर्ट्स था जिसमें हम एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट माइनस करते हैं। तो नेशनल इनकम आइडेंटिटी जो है शो करता है कि कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है डिफरेंट सेक्टर्स में। फोर्थ इज मेजर्स इकोनॉमिक ग्रोथ। नेशनल इनकम आइडेंटिटी हमारे को मेजरमेंट करने में हेल्प करता है इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी में कितनी ग्रोथ हो रही है। इट हेल्प्स कंपेयर जीडीपी ओवर डिफरेंट ईयर्स टू नो वेदर द इकोनॉमी इज ग्रोइंग और स्लोइंग डाउन। ये हेल्प करता है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है या स्लो डाउन हो रही है, इसकी मेजरमेंट में भी हेल्प करता है नेशनल इनकम आइडेंटिटी। Now what's the conclusion? So national income identity is important because it provides a complete picture of a country's economic activity and helps governments and economists make informed decision. National income identity बहुत ही important है क्योंकि ये हमें एक complete picture दे देता है कंट्री की इकोनॉमिक की एक्टिविटी को लेकर, हमें पूरी चीज़ें बताता है कि कंट्री की इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और ये गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है, इकोनॉमिस्ट जो होते हैं हमारी इकोनॉमी के उनको भी हेल्प करता है डिसीजंस लेने में। सो इसी वजह से हमारा नेशनल इनकम आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको यूनिट नंबर 1 का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 का जो टॉपिक्स थे वो भी मैंने इसी वीडियो में कवर कर दी है। तो आई होप आपको ये यूनिट नंबर 1 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मान्या कोचिंग।